जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब ये पाकिस्तानी सीधा सीधा एग्री करने लग गए हैं, क्योंकि आईएमएफ पूरे पाकिस्तान को आज के समय चला रहा है और कभी न कभी आईएमएफ ने अपनी शर्तें लगा के कभी न कभी आईएमएफ ये जरूर बोलेगा कि पीओके भारत को सौंप दो तो हम आपको लोन देंगे। तो पाकिस्तान में खौफ पहुंच चुका है भारत का और आईएमएफ का भी, क्योंकि आईएमएफ ने इतनी शर्तें लगाई है कि पूरी की पूरी पाक पार्लियामेंट भी आईएमएफ के इशारों पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपको इस विश्लेषण में दिखेगा कि पाकिस्तानी घुटनों के बल पे झुक चुके हैं आईएमएफ के आगे, क्योंकि इनके पास कोई भी पैसा है नहीं, कोई दूसरा देश इनको पैसा दे नहीं रहा है। तो इस वजह से पाकिस्तान की आवाम का जो खून चूसा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ के इशारों पे चूसा जा रहा है। इसीलिए इनको अब खौफ ये तक आने लग गया है कि भारत कभी न कभी आईएमएफ कभी न कभी भारत को पीओके सौंपने के लिए भी बोलेगा। तो इनका खौफ जायज है और ये कैसे कब्जा किए बैठे हैं और कैसे अपनी खुद की आवाम का भी खून निचोड़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट, इस डिबेट में आपको पता चलेगा कैसी कैसी शर्तें आईएमएफ ने इनसे मनवा ली है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों शुक्र करें कि आईएमएफ ने ये इसमें अपनी कंडीशन में ये नहीं लिखा कि अपने पार्ट जो आपका जो कश्मीर है इसको भारत के साथ उसको दे दें, इलाक कर दें आप। ओहो, अच्छा, ये भी कह सकती अगर ये कह देती, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये कह देती और कहते कि पार्लियामेंट से भी पास करवाएं इसको, उसकी जो शिकें हैं, जो शराइत हैं, उस पर जो अमल दरामद हो गया तो उसके असरात क्या होंगे, मिनी बजट क्या आने वाला है, इससे इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज मईशतदान हैं, प्रिंसिपल हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक हसन साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब आईएमएफ के साथ जो मुआहिदा हुआ, शराइत कुछ सामने आई हैं, लेकिन ये शराइत जब मान ली जाएंगी तो सबसे बड़ा मसला महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, ये हुकूमत कौन से ऐसे रिलीफ पैकेज लाएगी कि इन शराइत के साथ साथ ये सब कुछ कम हो जाएगा, लोग मुतासिर नहीं होंगे? देखिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम है हुकूमत वक्त के लिए, और ये सिर्फ ये चंद शराइत अभी नहीं आए हैं। ये शराइत तो जब से हम आईएमएफ में गए हैं उस वक्त से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो कि जून 2018 में हमारा एक्सचेंज रेट 121 रुपया 50 पैसे एक डॉलर के बराबर था। जब हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने लगे तो हमें कहा गया उसके कुछ प्रायर एक्शंस होते हैं। प्रायर एक्शंस यानी कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको कुछ इक़दाम करने होंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से आम पब्लिक की ज़बान में कि आप अगर घर खरीदने के लिए जा रहे हैं, अगर 5 करोड़ रुपए का घर है तो आपसे कहा जाएगा कि 50 लाख रुपए जरा बयाना रख दीजिए। ये बयाना है बेसिकली, जिसको हम प्रायर एक्शंस कहते हैं। तो पाकिस्तान ने 121 रुपए से 50 पैसे से बढ़ते बढ़ते एक्सचेंज रेट 166 पे लेके चले गए थे हम। तो ये भी प्रायर एक्शंस था, आईएमएफ का कंडीशंस था। फिर इंटरेस्ट रेट को 6.25% से बढ़ाते बढ़ाते, ये 6.5% से बढ़ाते बढ़ाते 13.25% पे हम ले गए। ये भी आईएमएफ की शराइत थी। फिर हमने बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई, वो भी आईएमएफ की शराइत थी। तो वो फेज 1 था। ये फेज 2 शुरू हुआ है क्योंकि पाकिस्तान का प्रोग्राम सस्पेंडेड रहा कोविड की वजह से बहुत अरसे तक। अब हम रिवाइव कर रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं। तो जब रिवाइव कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जी ये अब बहुत सारे इक़दाम जो आपने करने थे सस्पेंशन के दौरान में वो नहीं हुए, तो पहले वो करके फिर हमारे पास आए। तो आपने देखा कि 2 मई 2021 को एक्सचेंज रेट हमारा 152 रुपए था। तो हमें कहा गया कि जी जब वाशिंगटन में आपकी टीम आए तो ये 172 173 हो जाना चाहिए। तो वो हमने किया, धड़ाधड़ करते गए। लोग कह रहे हैं कि जी मार्केट की वजह से हो रहा है, वो कोई कह रहा है कि अफगानिस्तान की वजह से हो रहा है, कोई कह रहा है कि जी इंपोर्ट हमारे बढ़ रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। कोई मार्केट मैकेनिज्म नहीं थी, ये आईएमएफ की कंडीशन थी, प्रायर एक्शन था जो हमने इम्प्लीमेंट किया।
डॉक्टर साहब आप अभी ये और भी बहुत सारे कता कलाम माफ डॉक्टर साहब, इसका मतलब है हुकूमती तर्जमान और मुशीर ख़जाना दूसरे लोग जो कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान की वजह से है और कोई इसकी स्मगलिंग हो रही है, ये सब झूठ था और असल ये था कि ये प्रायर कंडीशन थी जो पूरी की जा रही थी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बात यह है कि जो हुकूमत में लोग होते हैं, मैंने नहीं कहा कि शौकत अली साहब ने ये कहा है अफगानिस्तान वगैरह का, उनके वज़रा जरूर कहते रहे जो स्पोक्स पर्सन के तौर पे आते थे, उन्हें यही कहा गया था कि भाई तुमने यही बोलना है, तो वो बोलते रहे बेचारे। अब आप देखें कि अभी एक तो एक्सचेंज रेट का हो गया है ना, अभी और भी कई कंडीशन जो बाकी हैं। अभी तो स्टाफ लेवल एक एग्रीमेंट हुआ है और अब वो जो IMF के जो स्टाफ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ डील किया है, वो अब बोर्ड में लेके जाएंगे गालिबन जनवरी के महीने में। तो हमें कहा गया कि उस बोर्ड में हम उस वक्त लेके जाएंगे जब ये मजीद आप कर ले, और वो मजीद में क्या है, एक इंटरेस्ट रेट है। आपने देखा कि धड़ाधड़ हमने वक्त से पहले मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया, जो 26 मई को होना था, 26 नवंबर को होना था, हमने 19 नवंबर को मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर दिया। एक झटके में 1.5% हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। लोग परेशान हुए कि हुआ क्या है। वो बात इसलिए है कि हमें कोई टारगेट दिया गया है कि 10-10.5% पे आपने लेकर आना है, उस वक्त हम बोर्ड में लेकर जाएंगे। तो अभी आप देखें तो डॉक्टर साहब, ये तासुर फिर ठीक है कि हमारी मईशत को IMF चला रहा है? इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तो हमेशा से रहा है, सिर्फ इस वक्त अभी की बात तो नहीं है। दूसरा ये है कि ये बोर्ड जब तक फैसला नहीं करता हमें $1 अरब नहीं मिलेगा, या डॉलर मिल जाएंगे और फैसला होता रहेगा? नहीं, बगैर एक तो इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाना है, जो हम इंशाल्लाह दिसंबर में हम बढ़ा देंगे। मोटी मोटी बातें, इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया, आप कह रहे हैं कि कुछ मजीद भी जाएगा, रुपी डी वैल्यू जो हो रहा है वो भी पता है, बिजली मजीद महंगी होगी, पेट्रोलियम लेवी जो है वो भी तकरीबन 30 रुपए लीटर पे आ जाएगा, टैक्सेस 300 अरब रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। ये जो सारे मामलात हैं, ये इन सारे मामलात जी सर, एक बता दें, बिजनेस एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, गुर्बत कैसे कम होगी, बेरोजगारी कैसे कम होगी, या ये कुछ भी कम नहीं होने वाला? भाई ये समझा करें कि IMF का जो प्रोग्राम होता है उसके दो नतीजे होते हैं, कर्ज और गुर्बत। वो मुल्क कर्ज में डूबता है और उस मुल्क में गुर्बत फैलती है। ये तो सबको पता है दुनिया में कि यही इसका आउटकम होता है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, नहीं तो इसका मतलब है इमरान खान साहब ये कर्जे ले रहे हैं और मुल्क को गुर्बत में डुबोने के लिए और गुर्बत बढ़ाने के लिए कर्जे लिए जा रहे हैं। IMF के प्रोग्राम का आउटकम भी यही होता है। मिसाल के तौर पे इजिप्ट को ले लें, इजिप्ट में 2016 में जब, और यही हमारे जो आज के गवर्नर हैं सेंट्रल बैंक के बाकर साहब, ये वहाँ IMF के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो IMF के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें इजिप्ट में। तो 2016 में जब इजिप्ट गया IMF में, तो उस वक्त 30% लोग सतह गुर्बत से नीचे थे इजिप्ट में। 2019 में 3 साल के बाद जब ये खत्म हुआ प्रोग्राम, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ये सतह गुर्बत से 60% लोग नीचे थे। अच्छा, तो ये जैसे मैंने कहा ना कि इसका आउटकम है ही है ये। इस प्रोग्राम का डिजाइन ऐसा है कि इसमें डेट बढ़ता है उस मुल्क पे और गुर्बत बढ़ती है। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, और ये आप चूंकि सियासी प्रोग्राम ज्यादा करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को जरूर हाईलाइट करें। ये जो अभी कुछ 4 के करीब और अभी प्रायर एक्शन है इस इंटरेस्ट रेट के अलावा में, सबसे अहम यह है कि स्टेट बैंक के जो अमेंडमेंट हो रही है उसके एक्ट में, उसको पास करवाना है। अब आप देखें कि हमारी जबान नहीं थकती है ये कहते हुए कि ये पार्लियामेंट जो है वो सवरन होता है किसी मुल्क का। तो अगर IMF आपसे पार्लियामेंट से कह रहा है कि उसको पास करो, सॉवरेनिटी कहां चली गई पार्लियामेंट की हमारी? IMF ने ये नहीं कहा है कि या आप पार्लियामेंट में पेश कर दें, IMF ने ये कहा है कि आपका पार्लियामेंट इसको मंजूर करे, पास करे। ये हम क्या IMF के डिक्टेशन से हमारी पार्लियामेंट चलेगी? इस चीज को आप हाईलाइट करें। सर आफ्टर मैथ्स क्या होंगे, इस डिमांड के आफ्टर मैथ्स क्या होंगे?
देखिए एक तो महंगाई बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई बढ़ेगी। सर स्टेट बैंक वाली जो रेगुलेशन है इस पे जरा। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जो है, हुकूमत का कंट्रोल खत्म होगा या रियासत का कंट्रोल खत्म होगा? अभी तक हमें पता नहीं है, हमने किसी ने बिल देखा नहीं है ना। अच्छा, जो बिल हफीज शेख साहब ने काबीना में पेश किया था, अगर वही बिल है, वही पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती है जी, तो वो स्टेट विद इन स्टेट हो जाएगा। अच्छा, एक तरफ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जिसको 22 करोड़ अवाम इलेक्ट करेगी, जी, और दूसरी तरफ स्टेट बैंक का गवर्नर होगा एक नॉन इलेक्टेड यंग मैन। जी, और दोनों के इख्तियारात में अगर देखे जाएंगे तो नॉन इलेक्टेड यंग मैन विल बी मोर पावरफुल देन द कंट्रीज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, हमें उस माहौल में रहना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, अगर ये पार्लियामेंट ये पास कर देती है। जी, लेकिन मैं आप लोगों को जो पॉइंट रेज करना है जी, कि क्या ये सॉवरेन पार्लियामेंट ये काम करेगी आईएमएफ के डिक्टेशन से? जी, शुक्र करें कि आईएमएफ ने ये इसमें अपनी कंडीशन में ये नहीं लिखा कि अपने पार्ट जो आपका जो कश्मीर है इसको भारत के साथ इसको दे दें, इलाक कर दें आप। ओहो, अच्छा, ये भी कह सकती अगर है। ये कह देती मैं फिर हमारे वो- लोग कहते नहीं, तो भाई हम क्या करें। नहीं इशफाक साहब, वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब तो दबंग आदमी है, वो कैसे, मुझे तो शक है कि ये पार्लियामेंट से शायद ये स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी के नाम पर गवर्नर की खुद मुख्तारी है, इसको भी शायद पार्लियामेंट से इमरान खान मंजूर कराना ना चाहे। वो तो एब्सोल्युटली नॉट कहने के आदी हैं। अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, जी, और आपके प्रोग्राम के जरिए से उन पार्लियामेंटेरियन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी, कि ये आपके सॉवरेनिटी पे एक हमला है कि आपसे कहा जा रहा है कि आपने इसको अप्रूव करना है, आप करेंगे इसको अप्रूव, फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो क्या आप दूसरों अदारों के डिक्टेशन पे आप लॉ मेकिंग करेंगे? यहाँ पर ये इसी काम के लिए आपको लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है पार्लियामेंट में कि दूसरों के डिक्टेशन लॉ बनाओ। ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पार्लियामेंटेरियन से कहता हूँ कि अपने इख्तलाफात जो भी हैं सियासी, उसको एक तरफ रखो, मुल्क के लिए सोचो, मुल्क के लिए कानून साजी करो, इसको देखो इसको, क्योंकि अभी तक तो ये पार्लियामेंट पेश भी नहीं हुआ है। तो जब पार्लियामेंट में आए उसको गौर से देखो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या स्टेट विद इन स्टेट बनाई जा रही है, क्या गवर्नर साहब को इतनी आजादी है कि जो चाहे कर ले, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। एफआईए प्राइम मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, नैब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट करेगी, क्या ये एफआईए ये नैब स्टेट बैंक के गवर्नर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है? नहीं कर सकेगी। अगर वही लॉ जिसका हफीज शेख साहब ने काबीना से 5 मिनट में अप्रूव करवाया था और इसी वजह से उनकी नौकरी भी उनकी गई, अगर वही पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है और वही कहा जा रहा है कि इसको अप्रूव कराओ, तो फिर नहीं, ये क्या मतलब? डॉक्टर साहब वन लाइन बता दें, हफीज शेख साहब की नौकरी किस वजह से गई? देखिए, उन्होंने हफीज शेख साहब फारिग हो गए थे क्योंकि पार्लियामेंट में सेनेट के इलेक्शन में वो हार गए थे, तो उनको अपना फ्यूचर नजर आ रहा था। जिन लोगों ने कहा था कि इसको पार्लियामेंट से इसको जल्दी से अप्रूव कराना है, तो उन्होंने हफीज शेख साहब कहा कि यार तुम्हारा तो फ्यूचर हो गया है डार्क, तो पता नहीं अनसर्टन है, लेकिन जाते जाते काबीना से इसकी अप्रूवल से करवा लो। तो आप देखें टाइमिंग क्या चूज की गई थी कि सेनेट का इलेक्शन हो रहा था और प्राइम मिनिस्टर समेत पूरी कैबिनेट जो है वो सेनेट के इलेक्शन में दिन रात लगी हुई थी। उस इलेक्शन के दौरान में हफीज शेख साहब लेकर पहुंच गए ये बिल, ये अमेंडमेंट, और काबीना से सामने पेश कर दिया। किसी को मौका भी नहीं दिया कि पढ़ने के लिए इसमें है क्या है। जब ये पेश कर दिया गया, वो नंबर्ड कॉपी थे कि कॉपी इधर उधर ना हो जाए, वो डिस्ट्रीब्यूट हुए और उसी वक्त उससे भी लिए गए। और फिर हफीज शेख साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, ये हम जो है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इससे उनको ये पता था कि प्राइम मिनिस्टर की कमजोरी है महंगाई, उन्होंने कहा कि इससे महंगाई भी कम हो जाएगी। तो 5 मिनट में ये फैसला हो गया कि अच्छा जी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। किसी कैबिनेट के लोगों ने ना पढ़ा ना देखा कि इसमें है क्या। वो सारे बेचारे इलेक्शन में मसरूफ थे कैबिनेट सेनेट के, वो पास हो गया। जब उसके पास